वेलकम टू सिलेक्शन पॉइंट। मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग आज 25 प्रश्न करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के होंगे और इजी क्वेश्चन तो ठीक है सब कुछ करा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है अच्छे क्वेश्चन भी करना जरूरी है और इसका PDF भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी फिर से लौटने की उम्मीद जिंदा रखो। तो हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है साथियों, जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलता रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याणकारी राज को प्रोत्साहन देना या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कारण क्या था, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो है ना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। डिटेल्स देखिए, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। मतलब कि बस जो देश की जो ठीक है जो आपको मेड इन इंडिया चीज़ है, ठीक है, उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए यहाँ पे सूची एक को, ठीक है, सूची दो से आपको मिलान करना है, मैच करना है। सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और वी.डी. सावरकर। यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप इसको बना सकते हो। सरोजिनी नायडू जो थी ना, सरोजिनी नायडू, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और वी.डी. सावरकर मोहम्मद, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा। तो ये देख लीजिए आप, ए गया 2 नंबर पे, बी आपका गया 1 नंबर पे, तो ए 2, बी 1, सी 4 और डी 3। देखिए ऑप्शन कहाँ पे आपका? तो ए 2, बी 1, सी 4 और डी 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपको डिटेल्स भी है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब मिला? मतलब कि सवाल आपका घुमा फिरा के ये हो गया कि भारत को आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर बी। 15 अगस्त 1947, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। 15 अगस्त 1947, ये तो आपको याद ही है। देखिए, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तानों में बांट दिया गया। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सा है? सत्य, अहिंसा, धर्म या सत्याग्रह? तो गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के क्या थे? ये इसको मानने वाले थे, सत्य भी और अहिंसा भी। तो यहाँ पे आपका 1 भी हो जाएगा, 2 भी होगा। ठीक है, नीचे आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, 1 और 2। तो ये आपका 1 और 2 होगा, ठीक है, सत्य और अहिंसा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। ठीक है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किन चीज़ों के? बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योग के, बड़े और छोटे दोनों उद्योग के, इनमें से किसी के भी नहीं। तो गांधी जी जो थे ना, कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। ठीक है। देखिए, गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। और गांधी जी का ये कहना भी था कि भारत की जो आत्मा है ना, ये गाँव में बसती है। क्लियर? तो कुटीर उद्योग के माध्यम से ये मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना चाहते थे। क्लियर?
निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? इनमें कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ऑप्शन से आपका 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यदि आपको याद हो तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। यानी जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन असफल हो गया ना, तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल के क्या बनाया? स्वराज पार्टी बनाया। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पे तो आपका ऑप्शन में कहीं भी CR दास है ही नहीं, तो बताइए यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा? मोतीलाल नेहरू कीजिए, केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल आपका 1 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे चित्तरंजन दास नहीं है, तो केवल 1। ठीक है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी की असफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? यानी कि इनमें से कौन से आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? बताइए इनमें से किस आंदोलन के विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1920 ईस्वी के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद जो है ना 1923 ईस्वी में, चूँकि ये मूवमेंट आपका 1922 तक तो चला हुआ था, यदि आपको याद हो तो 5 फरवरी 1922 को जो आपका हुआ था घटना चौरी चौरा का, तो इस समय तो आपका चला ही, ठीक है, मूवमेंट आपका। लेकिन इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या किए कि ये असहयोग मूवमेंट को बंद कर दिए, और इस आंदोलन को बंद करने के बाद 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या बनाया? तो स्वराज पार्टी का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या और है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किए हुए थे। कब से कब तक? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 322 किलोमीटर इसमें गांधी जी यात्रा किए हुए थे, और समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को भंग किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A.O. ह्यूम के संबंध में इनमें से कौन से जो कथन है सही नहीं है? उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे। सबसे पहली बात कि देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है। जो पक्षी वैज्ञानिक उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो A.O. ह्यूम कांग्रेस का स्थापना तो किए हुए थे, सही बात है। कब? 1885 में, 1885 ईस्वी में। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। देखिए स्थापना किए थे, लेकिन A.O. ह्यूम कांग्रेस के एक भी बार अध्यक्ष नहीं बने। यानी कि प्रथम बार भी अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी थे। ये अध्यक्ष कभी नहीं थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, मतलब कि A.O. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, और वो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य भी थे। मतलब ऑप्शन नंबर बी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी भी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की कभी अध्यक्षता नहीं की, बल्कि केवल संस्थापक सदस्य थे। मतलब स्थापना की है लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इनमें से कौन से मूवमेंट का नेतृत्व जो है गांधी जी नहीं किए हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ना, स्वदेशी आंदोलन ये आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। क्लियर? बंगाल विभाजन के उपरांत। और इस समय गांधी जी अफ्रीका में थे। यदि आपको याद हो तो 9 जनवरी 1915 को जो है ना गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए हुए थे। और ये जो डेट है 9 जनवरी का, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को।
तो चूंकि इस समय गांधी जी इंडिया में थे ही नहीं, तो यहाँ पर इनका नेतृत्व का कोई यहाँ पर बात बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब की नेतृत्व गांधी जी किए हुए थे। क्लियर। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, मतलब कि नॉर्थ बंगाल, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, तो पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इन सब का यहाँ पर डेट भी है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया? लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग बताइए किस लिए बुलाया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, या भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस? बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका? तो लंदन में जो आपका राउंड टेबल मीटिंग हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, यदि आपको याद हो तो 1930, 1931 और 1932, 3 तो आपका हुआ था लगातार 3 साल। 1930 में प्रथम, 1931 में दूसरा वाला और 1932 ईस्वी में आपका हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और गांधी जी जो थे ना, गांधी जी ये दूसरे वाले में गए थे, यानी कि 1931 वाले में गांधी जी गए हुए थे लंदन। और एक और व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया था लंदन में। और ये मीटिंग क्यों बुलाया गया था? तो भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, यानी कि जो संविधान होगा इंडिया का, वो संविधान कैसा हो, उसका खाका कैसा होगा। हाँ, तो इस पे संविधान पे चर्चा करने के लिए ये मीटिंग हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान के बारे में। लेकिन लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? बताइए। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स बेल्जियम में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर अंसारी, या मोतीलाल नेहरू? बताइए साथियों, यहाँ पे आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे? जल्दी से आप लोग ठीक है अपना अपना जवाब दीजिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो है ना, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू भाग लिए हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए। और ठीक है, मैं आपको साथियों पहले बोल दिया हूँ कि सवाल बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है, बहुत टफ भी नहीं है। सवाल जो है आपके मॉडरेट लेवल का है, तो भागिए मत, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है सवाल ऐसे पूछते हैं और ये सारे सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता, या अरुणा आसफ अली? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती एनी बेसेंट जो है ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, सवाल ये बनता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना में मुख्य योगदान किनका था? तो A.O. ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम जो थे कांग्रेस के क्या थे? संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? तो ये बताइए कौन थी? आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट जो थी ना, एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल, देखिए
ठीक है। देखिए सवाल जो है ये आपके कई बार आए, सवाल सेम ही है, आपके 2006 में भी आया है और यही प्रश्न जो है आपका 2014 में भी आया, मतलब सवाल जो है रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें 1917 ईस्वी में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। कब? तो 1917 ईस्वी में जो था एनी बेसेंट को कलकत्ता में इस पोस्ट के लिए, कांग्रेस के पद के लिए, अध्यक्ष के लिए चुना गया था। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब माउंटबेटन योजना जो स्वीकार किया गया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या आचार्य जेबी कृपलानी? तो जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर डी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक, जेबी कृपलानी, ध्यान दीजिएगा। लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके? बताइए। बाल, पाल तथा लाल ये किसके नेता थे? स्वराज पार्टी के, मिलिएंट नेशनल पार्टी के, गद्दर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के? बताइए साथियों। बाल मीन्स क्या? बाल गंगाधर तिलक। पाल मीन्स क्या? बिपिन चंद्र पाल। और लाल मीन्स क्या? लाला लाजपत राय। तो ये सब लाल बाल पाल किसके लीडर थे? तो कांग्रेस पार्टी के, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस पार्टी के गरम दल के लीडर थे लाल बाल और पाल। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। क्लियर? इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी किसने बनाया था? तो लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर? देखिए बाल, पाल तथा लाल कांग्रेस पार्टी के गरम दल के लीडर थे, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होने के बाद किस पार्टी का निर्माण किए थे? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होने के बाद किस पार्टी का निर्माण किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर सी। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किए थे कब? 1939 में, 1939 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। इनको हम लोग प्यार से नेताजी बोलते, नेताजी बोलते सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए सवाल, प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। कब? 1939 में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, लाला हरदयाल? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले इस सवाल आ जाएगी, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार किसके मन में आया? बताइए, मतलब विचार किसके मन में आया? ये कैप्टन मोहन सिंह थे। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। कब? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने जापान के टोक्यो में, ठीक न कि इंडिया में, जापान के टोक्यो में जो था ना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। क्लियर? इसके बाद आप ये भी ध्यान देंगे कि सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए आह्वान के बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया। मतलब कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर आह्वान किया तो उसके बाद रास बिहारी बोस ने क्या किया कि इस पार्टी का नेतृत्व जो था ना, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दिया। और 21 अक्टूबर 1943 को जो था ना, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को क्या हुआ था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो 1943 ईस्वी में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए हुए थे सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी? बताइए, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर बी। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक भी है और प्रथम महासचिव भी है। यदि प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आप W.C. बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी कर दीजिएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां या अब्दुल कलाम आज़ाद? देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही साथियों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बी हो जाएगा। क्लियर? देखिए 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के 38, मद्रास के 21, बंगाल से 3 और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये जो मीटिंग था पहले आपका नागपुर में होना था, नहीं चूँकि उस समय नागपुर में जो था हैजा फैल गया, तो उसके बाद ये मीटिंग आपके मुंबई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जब आपका हुआ था, कब? 28 दिसंबर 1885 को, यानी स्थापना के दिन ही। तो उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, ऑप्शन नंबर डी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिमलेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। मतलब क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सवाल जो है बहुत ही घुमा फिरा कर पूछ देगा। आपको लगेगा कि नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़े आप सब होंगे। गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ही होगा इसका भी आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही इसका स्थापना भी किए थे, संस्थापक भी थे, प्रथम महासचिव भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी A.O. ह्यूम। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1884 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। देखिए 84 में क्या किए थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? पुणे में। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव जो था, इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न। ठीक साथियों, तो ये जो थे ये आपके थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक साथियों, ठीक है, आशा करते हैं ठीक है वीडियो ठीक है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक साथियों, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक, इससे थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।